एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सुनो यूपी में, यूपी की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देहरादून से मिल रही एक खबर आपको दे देते हैं। परिवहन निगम के कर्मचारी हड़ताल नहीं करेंगे। पहले ऐलान किया था हड़ताल करने का, लेकिन परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ बैठक हुई और बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। दरअसल 13 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया था। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, वेतन सहित कई अन्य मांगे थी इनकी, जिसको लेकर इन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया था। लेकिन उसके बाद जब बैठक हुई तो बैठक में आपसी मान मनोबल हुआ, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि अब वो हड़ताल नहीं करेंगे। बसों के फेरे बढ़ाने की भी कर्मचारियों की मांग थी और जब इन सभी मांगों पर विचार हुआ, परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ कर्मचारियों की बैठक हुई, तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि अब हड़ताल नहीं की जाएगी। और चलिए यूपी की खबरों का रुख कर लेते हैं। मऊ से बड़ी खबर है। मुख्तार अंसारी के करीबी की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी। रफीक उर्फ टाइगर की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दे दिए गए हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत रफीक और उसके रिश्तेदारों की संपत्ति कुर्क होगी। अपराध जगत से अर्जित की गई है 2 करोड़ की संपत्ति और इस संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, अपराध जगत से ही, यानी कि अपराध करते हुए ही 2 करोड़ की संपत्ति अर्जित की थी। मऊ डीएम अरुण कुमार ने संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्तार अंसारी के करीबी की 2 करोड़ की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई होगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीएम योगी आज से 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं। आज सीएम नेपाल से लाई जा रही शिला का पूजन करेंगे और विधि विधान के साथ रथ को अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। नेपाल के काली गंडकी नदी से मिली 6 करोड़ साल पुरानी शालिग्राम पत्थर की 2 देव शिलाओं का अयोध्या पहुंचने से पहले गोरखपुर में भव्य स्वागत होगा। ये शिलाएं आज गोरखपुर पहुंच जाएंगी और स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर मंदिर में ही मौजूद रहेंगे। गोरखनाथ मंदिर में ही देवशिला रथ का रात्रि विश्राम होगा। और जानकारी ये भी बता रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर गर्भगृह में भगवान राम और माता सीता यानी कि जानकी की इसी शालिग्राम पत्थर से बनाया जाएगा। कल यानी कि 1 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भटहट के पिपरी में निर्माणाधीन महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी ओपीडी का शुभारंभ करेंगे। और इसी से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए, हम आपको बता देते हैं। नेपाल से आए शालिग्राम पत्थर की पूजा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पूजा के बाद अयोध्या के लिए यह पत्थर रवाना हो जाएगा। नेपाल की गंडकी नदी से शालिग्राम का ये पत्थर निकला है और इसी पत्थर से ही रामलला का विग्रह बनाया जाएगा। 6 करोड़ साल पुराना है ये शालिग्राम पत्थर। देखिए, 6 करोड़ साल पुराना। 2024 तक तैयार होना है राम मंदिर बनकर। और 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आयुर्वेद, यूनानी का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। होम्योपैथी ओपीडी की सुविधा भी इसमें शामिल होगी। तो देखिए, पूरे दिन का स्केड्यूल रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और शालिग्राम शिलाओं का जो हम जिक्र कर रहे हैं, उसका महत्व क्या है वो हम आपको बताते हैं। शालिग्राम को माना जाता है कि भगवान विष्णु का अवतार है। शालिग्राम में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का जिक्र भी है। गंडकी नदी की शालिग्राम शिलाओं की बहुत ज्यादा मान्यता मानी जाती है और सिर्फ गंडकी नदी में ही शालिग्राम की ये शिलाएं मिलती हैं। देखिए, 33 तरह की शालिग्राम की शिलाएं होती हैं और शालिग्राम की शिलाओं को ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के 24 अवतार इसमें वास करते हैं। तो कुछ इस तरीके से महत्ता होती है शालिग्राम शिलाओं की और यही वजह है कि आज इसकी स्थापना होगी। और आप खुद देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी के बीच। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नीरज श्रीवास्तव, हमारे संवाददाता गोरखपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, दिन बहुत खास है क्योंकि श्रद्धा है लोगों की और भगवान विष्णु के 24 अवतार जिसे माना जाता है कि शालिग्राम की शिलाओं में होते हैं, उसकी स्थापना, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री दोपहर बाद यानी 3 बजे तक यहाँ पहुंचेंगे गोरक्ष पीठ में। चूंकि पीठाधीश्वर भी हैं तो वो इन शालिग्राम शिलाओं का स्वागत करेंगे। जो देव रथ यहाँ पर पहुंचेगा, देव शालिग्राम रथ यहाँ पर आएगा। चूंकि कुशीनगर के रास्ते नेपाल से होते हुए कुशीनगर के जो बॉर्डर है वहाँ से गोरखपुर में प्रवेश करेगा शाम 4 बजे और इन शिलाओं का वहीं से भव्य स्वागत होगा। और जो शहर के विभिन्न मुख्य मार्ग हैं वहाँ से होते हुए ये देवशिलाएं गोरक्ष पीठ यानी गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगी। और इस बीच में जो लोग हैं वो इसका स्वागत करेंगे, दर्शन पूजन भी करेंगे। और जब ये गोरखनाथ मंदिर में शाम 5 बजे ये शिलाएं और देव शिला रथ पहुंचेगा, वहाँ पर पूजन अर्चन होगा विधि विधान के साथ। और उसके बाद
रात्रि विश्राम भी होगा। बुधवार यानी कल 1 फरवरी की सुबह 7:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चूंकि गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, वो विधि विधान से पूजन अर्चन करेंगे और अयोध्या के लिए इसे रवाना करेंगे। और साथ में जो देवव्रत आ रहा है, इसके साथ 100 संत महंत और गणमान्य लोग जो नेपाल से आ रहे हैं, उनके ठहरने की भी गोरक्ष पीठ में व्यवस्था की गई है। और काफ़ी भव्य आज का ये दिन खास है पूरे देश के लिए भी, और खासकर गोरखपुर अयोध्या वासियों के लिए भी आज का दिन खास है। और मुख्यमंत्री खुद रहेंगे, स्वागत करेंगे और कल जब रवाना कर देंगे उसके बाद एनेक्सी में वो इन्वेस्टर समिट, गोरखपुर जो एनेक्सी भवन सभागार है वहाँ पर इन्वेस्टर समिट जो 65,000 करोड़ के निवेश की जो जमीन है वो गोरखपुर में तैयार करेंगे। जिला स्तरीय जो उद्यमियों की जो बैठक होनी है वो कल 11 बजे तो कुल मिलाकर ये 2 दिन गोरखनाथ दौरे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं कई लिहाज से। बहुत धन्यवाद आपका नीरज जानकारी देने के लिए। बजट सत्र की बात करते हैं जिसकी शुरुआत आज से संसद में होगी। पहले दिन यानी कि 11 बजे आज आप देखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और दोनों ही सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। सत्र के दूसरे दिन यानी कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगी। ये बजट सत्र 2 चरणों में होगा। सत्र का पहला चरण 21 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा और सत्र के दौरान 14 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक अवकाश रहेगा। बजट सत्र का दूसरा चरण होगा 13 मार्च को शुरू और इसके 6 अप्रैल तक चलने की संभावना है। बजट सत्र के दौरान 27 बैठकें होंगी। तो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन आम शब्दों में आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। देखिए, जो देश की सालाना आर्थिक विकास का लेखा जोखा होता है उसे आर्थिक सर्वेक्षण कहा जाता है। अब पिछले साल की अगर बात करें तो देश की अर्थव्यवस्था कैसी रही, इसकी पूरी जानकारी आर्थिक सर्वेक्षण में होती है और इस पूरे सर्वे में नुकसान और फायदे की जानकारी दी जाती है कि कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, कितना प्रॉफिट, ये सब पूरी जानकारी सर्वे में होती है। चालू वित्त वर्ष की अर्थव्यवस्था की समीक्षा होती है, यानी कि जो वित्त वर्ष चल रहा है उसकी समीक्षा की जाती है। प्राथमिक विकास परियोजनाओं के प्रदर्शन की रिपोर्ट भी देखिए इसमें दिखाई जाती है। अगले वित्त वर्ष जीडीपी के लिए महत्वपूर्ण संकेत होते हैं, यानी कि जो आने वाला वित्तीय वर्ष है उसमें क्या महत्वपूर्ण संकेत हैं जीडीपी के लिहाज से, इसका पूरा जिक्र इस आर्थिक सर्वेक्षण में किया जाता है। इसके अलावा सर्वे आर्थिक संकेतकों का पूर्व अनुमान होता है कि क्या आर्थिक संकेत बन रहे हैं, किस तरीके की अर्थव्यवस्था के, उसका पहले से एक अनुमान, एक खाका तैयार किया जाता है। सर्वेक्षण सीईए के मार्गदर्शन में ही तैयार होता है। पैसे की आपूर्ति, उत्पादन, बुनियादी ढांचे का पूरा एनालिसिस यानी कि पूरा विश्लेषण इस सर्वे में किया जाता है। आयात निर्यात यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट और विदेशी मुद्रा भंडारण पर भी इसमें पूरी रिपोर्ट सर्वेक्षण में दी जाती है। अब देखिए, बजट पर प्रभाव डालने वाले कारकों के रुझानों का भी इसमें खास तौर पर एनालिसिस होता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बजट पर असर डालते हैं, इफेक्ट करते हैं बजट को। इसका पूरा लेखा जोखा जो होता है वो आपको आर्थिक सर्वेक्षण में मिलता है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। अंकित, आर्थिक सर्वेक्षण आज पेश होगा। इस वक्त पूरे देश की निगाहें हैं मोदी सरकार के इस बजट पर जो कल पेश होगा सदन में, लेकिन उससे पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर क्या जानकारी हमारे पास है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण क्यों महत्वपूर्ण होता है ये तो अभी हमने दर्शकों को बताया ही, लेकिन और ज्यादा जो है इस पर निगाहें क्यों टिकी होती हैं, क्योंकि माना यह जाता है कि आर्थिक सर्वेक्षण में जो बातें कही गई हैं कमोवेश बजट उसी को आगे बढ़ाएगा। और इसी वजह से जितने भी जो जानकार हैं, जो आर्थिक जानकार हैं, उनकी निगाहें बजट पे तो होती ही हैं, लेकिन उससे ज्यादा होती हैं आर्थिक सर्वेक्षण पर, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में कही गई बातों में जिन बातों का जिक्र किया जाता है, माना यह जाता है कि उन्हीं का जिक्र जो है बजट में और विस्तार से किया जाएगा या उसी के आधार पर बजट को तैयार किया जाएगा। और इसी वजह से आज का आर्थिक सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण से पहले होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण, जो भी हम दर्शकों को जानकारी दे रहे थे। सुबह 11 बजे से यह अभिभाषण शुरू होगा सेंट्रल हॉल में, जहां पर दोनों सदनों के सांसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद वहां मौजूद होंगे। और राष्ट्रपति का अभिभाषण क्यों महत्वपूर्ण होता है, वो इस वजह से क्योंकि सरकार की क्या रूपरेखा है, सरकार ने क्या कुछ किया है, क्या योजनाएं हैं,
उनका एक तरीके से ब्यौरा दिया जाता है संसद के दोनों सदनों के सांसदों के सामने और देश के सामने। इस वजह से ये राष्ट्रपति का अभिभाषण महत्वपूर्ण होता है। हालांकि विपक्ष अक्सर ये कटाक्ष करता है कि राष्ट्रपति को अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन वो सरकार की बात कहती है। लेकिन यही जो है प्रक्रिया रही है और इसी का पालन होता रहा है सालों से। तो यहां पर राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा 12:30 बजे के आसपास। जब वो खत्म होगा उसके बाद में उम्मीद की जा रही है कि आधे घंटे का जो सदन की जो अभिभाषण के बाद में ब्रेक होता है, उसकी वजह ये होती है कि संसद के दोनों सदनों के सांसद अपने अपने हाउस में जा सके और उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण की कॉपी पेश होगी। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है दोपहर 12:45 से 1 बजे के आसपास लोकसभा और उसी के बाद में राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण की कॉपी पेश की जाएगी। जी ठीक है अंकित, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस बात को समझ लीजिए कि जो भी आर्थिक सर्वेक्षण में फैक्टर्स आपको दिखेंगे उसी को ही विस्तार के साथ आगे बताया जाएगा कल के बजट में। आगे बात करते हैं सपा के प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर, जिसकी घोषणा आज हो सकती है। ये माना जा रहा है कि कई ऐसे चेहरे जिन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली है, उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी में जगह दी जा सकती है। इससे पहले रविवार को ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट घोषित की गई थी, जिसमें वेस्ट यूपी का हमें दबदबा देखने को मिला था। मुरादाबाद मंडल को भी खासी तरजीह इसमें दी गई थी। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 64 पदाधिकारी और सदस्य शामिल हैं। कार्यकारिणी में सर्वाधिक 21 सदस्य हैं, 14 राष्ट्रीय महासचिव हैं, 20 राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव से पहले घोषित कार्यकारिणी में मुरादाबाद मंडल को खास तरजीह दी गई है। अब ऐसे में प्रदेश कार्यकारिणी में किसे जगह मिलती है, किसे तरजीह दी जाती है, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। 64 सदस्यों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान करने के बाद सपा आखिर प्रदेश कार्यकारिणी में किनके नामों को महत्ता देती है, ये देखना होगा। और माना यह जा रहा है कि आज जो है इसकी घोषणा हो सकती है और जो रह गए हैं नाम, यानी कि जिन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली है, उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिल सकती है। लेकिन एबीपी गंगा आपको इस वक्त ये बताएगा कि सपा की प्रदेश कार्यकारिणी कैसी हो सकती है, क्या लग रहा है, क्या आसार बनते नजर आ रहे हैं। देखिए, सपा की प्रदेश कार्यकारिणी पर मंथन चल रहा है। प्रदेश कार्यकारिणी का आज ऐलान संभव है। बहुत उम्मीद है कि आज इसकी घोषणा हो जाए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद प्रदेश कार्यकारिणी की बारी है अब, और प्रदेश कार्यकारिणी में कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं मिलने वालों को खासतौर पर माना जा रहा है कि इस प्रदेश कार्यकारिणी में जगह दी जा सकती है। महिलाओं की संख्या इसमें बढ़ाई जा सकती है, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, महिलाओं की संख्या बढ़ सकती है। पुराने पदाधिकारी भी प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल हो सकते हैं, जो पुराने पदाधिकारी रह चुके हैं। नरेश उत्तम पटेल को पहले ही बनाया जा चुका है सपा का प्रदेश अध्यक्ष। 2024 के देखिए लोकसभा चुनाव की यहाँ पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी की तैयारियों को देखते हुए नई कार्यकारिणी का गठन होगा। जो आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी पूरी देखी है, उसका गठन भी इसी तरीके से किया गया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तरजीह दी गई है उन नामों को। दबदबा हमें वेस्ट यूपी का वहां पर देखने को मिला है। अब प्रदेश कार्यकारिणी में किन्हें जगह मिलती है, कौन से नाम होंगे, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा और एबीपी गंगा पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएगा। और बढ़ते हैं आगे, जहां रामचरितमानस पर विवाद के बीच अब गीता प्रेस के प्रबंधक डॉक्टर लालमणि तिवारी ने एक दावा किया कि तारन का अर्थ समय, भाषा और परिस्थिति के आधार पर निकालना चाहिए। श्री रामचरितमानस में तारन का प्रयोग दंड यानी कि शिक्षा के रूप में किया गया। इसका अर्थ किसी को मारने पीटने के लिए नहीं है। तो देखिए, रामचरितमानस को लेकर विवाद आपने देखा लगातार, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की एक प्रतिक्रिया सामने आई, एक बयान सामने आया, उसके बाद आरोप लगे, उन पर विरोध उनको सामना करना पड़ा। लेकिन अब देखिए, इसी पर एक बयान दिया है जो कि गीता प्रेस के प्रबंधक है डॉक्टर लालमणि तिवारी। उन्होंने कहा है कि जो तारन का अर्थ है, जो मतलब है, वो समय, भाषा और परिस्थिति के आधार पर निकालना चाहिए। बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके अलग अलग मतलब होते हैं, लेकिन रामचरितमानस में तारन का जो प्रयोग है वो दंड यानी कि शिक्षा के रूप में किया गया है। इसका अर्थ किसी को मारने पीटने से नहीं है। ये जिक्र उस वक्त पर किया गया। देखिए, जिस चौपाई को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य सवाल उठा रहे थे, जिस चौपाई को लेकर, उसी के अर्थ को लेकर यह बयान दिया गया है गीता प्रेस के अध्यक्ष की तरफ से। तो हम लोगों ने उसको सीधे सीधे ताड़न का शिक्षा कर दिया है। लगभग 25 वर्षों से हमारे यहाँ जो भी रामचरितमानस की कृतियाँ प्रकाशित हो रही हैं, उसमें ताड़न का शिक्षा ही दिया जा रहा है। सामान्य लोग इसको समझ लें, और इसलिए इसको दंड के स्थान पर हम लोगों ने शिक्षा किया है। और अब देखिए 10 मिनट में 50 बड़ी खबरें। यूपी में रोडवेज बस का सफर 25 पैसे प्रति किलोमीटर महंगा। अब हर एक हफ्ते में किराया बढ़ने की संभावना। मुख्तार अंसारी के करीबी की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश। मऊ डीएम ने रफीक उर्फ टाइगर और उसके रिश्तेदारों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए।
स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद सपा एमएलए आर.के. वर्मा का रामचरितमानस पर ट्वीट लिखा, रामचरितमानस की अनेकों चौपाइयां संविधान विरोधी, पिछड़ा, अनुसूचित महिला और संत समाज का अपमान। कानपुर में पूर्व विधायक भगवती प्रसाद की बेटी की शादी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने की शिरकत, मीडिया से बात करते हुए कहा, रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं की है, ग्रंथ की कुछ चौपाइयों के अंश आपत्तिजनक है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सरकारी आवास पर दोनों के बीच हुई औपचारिक मुलाकात। सीएम योगी के सनातन धर्म के रंग को राष्ट्रीय धर्म बताने वाले बयान के बाद भाजपा विधायक ने कहा कि सनातन धर्म दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म है जिसमें सभी धर्म के लोग हैं। मुजफ्फरनगर के नामी अस्पताल में रेप के बाद मारपीट, पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी वार्ड बॉय को किया गिरफ्तार। हरदोई में महिला की आंखों में मिर्च झोंककर कान के कुंडल छीने गए, बाइक सवार बदमाशों की वारदात। कानपुर में रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे की गुंडाई की तस्वीरें सामने आई, पत्नी और भाई की पिटाई की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। कानपुर में दबंगों ने हॉस्टल पर जमकर पथराव किया, छात्रों ने हॉस्टल के बाहर गाली गलौज का भी विरोध किया था। कुशीनगर के एक तालाब से मिला युवती का शव, बुधवार की सुबह से घर से गायब थी युवती। लखनऊ में तेजाब फेंकने का मामला, आरोपी किया गया गिरफ्तार, आरोपी से संपर्क खत्म करने पर की गई वारदात। गाजियाबाद थाना लोनी क्षेत्र के आयशा मस्जिद में कुकर्म का मामला, केस दर्ज कराने के बाद आरोपी हाफिज मामून की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी। एटा में सरकारी जमीन करवाई गई कब्जा मुक्त कराई गई 72 बीघा जमीन की कीमत बताई जा रही है 1 करोड़ 80 लाख। आगरा में सोमवार को दिन भर होती रही बरसात, देर शाम छाया रहा घना कोहरा, सड़क पर थमे गाड़ियों के पहिए। महोबा में 7वां यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल 1 फरवरी से 3 फरवरी तक होगा आयोजन। पटना में दोपहर को 12 बजे उपेंद्र कुशवाहा की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीती रात भोजपुर में कुशवाहा और नीतीश समर्थकों में हुई झड़प। 6 फरवरी को कर्नाटक की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम इंडिया एनर्जी वीक 2023 का करेंगे उद्घाटन। 4 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, सोहना दौसा खंड की होगी शुरुआत। सूरत की महिला से रेप के मामले में आज आसाराम को गांधीनगर कोर्ट सुनाएगी सजा, 10 साल पहले दर्ज हुई थी एफआईआर। आज से आम जनता के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, 26 मार्च तक सुबह 10 से लेकर शाम को 4 बजे तक खुला रहेगा उद्यान। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को करेंगी संबोधित, आयोग ने 2 दिन के कार्यक्रम का आयोजन किया है। झारखंड के जमशेदपुर एयरपोर्ट से आज से शुरू होंगी कमर्शियल विमान सेवाएं, सुबह 10 बजे सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। आज से भारत में सैमसंग पे बन जाएगा सैमसंग वॉलेट, कस्टमर्स को मिलेगी ज्यादा सुविधा, यूजर्स बोर्डिंग पास और क्रेडिट कार्ड जैसी चीजों को सुरक्षित स्टोर कर सकेंगे। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते में पंजाब रेजिमेंट को मिला सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार, अन्य सहायक बलों की कैटेगरी में सीआरपीएफ को मिला है सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार। गणतंत्र दिवस पुरस्कारों में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के जैव विविधता संरक्षण की झांकी को विशेष पुरस्कार दिया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी को मिला पहला स्थान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि हम सबके लिए गौरवशाली। उत्तराखंड के दौरे पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, ऋषिकेश में ब्रह्मलीन दयानंद सरस्वती की समाधि के किए दर्शन। माणा बॉर्डर पर बर्फबारी के चलते अलर्ट मोड पर है बीआरओ, -15 डिग्री के तापमान में बर्फ हटाने का काम जारी। बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी से तापमान में गिरावट, बर्फ की चादर में लिपटा बाबा बद्री का धाम। विकासनगर के चक्राता में सीजन का तीसरा हिमपात, कोटी कनासर में जमकर हुई बर्फबारी, सैलानी ले रहे बर्फबारी का मजा। बर्फ के आगोश में सरोवर नगरी नैनीताल, ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर हो रही है बर्फबारी, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को अच्छे कारोबार की उम्मीद। चमोली में स्कूली बच्चों का बर्फबारी के बीच डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ, ब्लॉक देवाल के वाण गांव का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। रानीखेत के द्वारा हाट क्षेत्र में स्वर्गपुरी पांडव खोली में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढका दूनागिरी और पांडव खोली क्षेत्र। मिनी स्विट्जरलैंड से विश्व विख्यात चोपता में भी भारी बर्फबारी और काफी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, व्यापारियों के हिले चेहरे। उत्तरकाशी में गंगोत्री सहित ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी, सुखी टॉप में बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे लोग। चमोली में भारत चीन सीमा स्थित मलारी गांव के पास कुंती नाले में हिमस्खलन, ग्लेशियर टूटकर कुंती नाले में समाया, हिमस्खलन का वीडियो सामने आया। टिहरी के युवा पर्वतारोही रोहित भट्ट ने किलिमंजारो में फहराया 361 फीट का तिरंगा, अफ्रीका के तंजानिया में सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो स्थित है। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी पुलकित आर्या को नाको
टेस्ट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 3 हफ्ते के बाद मामले में दोबारा सुनवाई की दी गई तारीख। देहरादून में पुलिस ने एक और फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। अब तक पुलिस ऐसे 7 फर्जी डॉक्टर्स बनकर इलाज कर रहे लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। चूना भट्टा से हुई है डॉक्टर की गिरफ्तारी। पौड़ी में हो रही बारिश के कारण अचानक से एक पेड़ चलती कार पर गिरा। गनीमत रही कि पेड़ कार के बोनट पर गिरा था, बड़ा हादसा होने से टल गया। हल्द्वानी में बिना परमिशन के बन रहे अवैध निर्माण पर कुमाऊं कमिश्नर और आईजी कुमाऊं ने संयुक्त रूप से छापा मारा। काशीपुर की काली बस्ती में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ। विवाद में मारपीट हुई। खूनी संघर्ष में एक महिला की मौत हो गई। रुड़की में आपसी रंजिश में युवक को गोली मार दी गई। घायल युवक को सिविल अस्पताल में कराया भर्ती। हरिद्वार में बैरागी कैंप पर बुलडोजर चलने से साधु संतों में गुस्सा। अवैध कब्जा खाली कराने के लिए पुलिस ने 15 दिन का वक्त दिया। हल्द्वानी में आरटीओ विभाग जल्द ही जारी करेगा BH सीरीज के नंबर। वाहन चालक BH सीरीज के नंबर से गाड़ी को बिना रोक टोक के पूरे भारत में चला पाएंगे। अल्मोड़ा में आवारा पशुओं के चलते यातायात प्रभावित हुआ। नगर पालिका ने शुरू की पशुओं के खिलाफ कार्रवाई। नगर निगम ने पशुपालकों को जारी किया नोटिस। विकासनगर में 3 किलो 400 ग्राम अवैध गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। दोनों पर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पौड़ी में पुलिस टीम और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग छात्राओं को आत्मरक्षा के सिखा रहा है गुर। यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और हिंसा जैसे चुनौतियों से निपटने की दी जा रही है ट्रेनिंग। ऑनलाइन चालान करने वाली मशीनों को लेकर अब यातायात पुलिस चंपावत में शामिल हुआ है एक आधुनिक इंटरसेप्टर वाहन और यातायात पुलिस को सौंपा गया ये इंटरसेप्टर वाहन। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।